भारत का साथ छोड़ती विदेशी कंपनियां। करीबी दोस्त फ्रांस ने भारत को किया इनकार। आखिर भारत के प्रोजेक्ट क्यों छोड़ रही हैं विदेशी कंपनियां? वहीं क्या आईएनएस विक्रांत को मिलेगा उसका सही एयरक्राफ्ट? अमेरिका और फ्रांस में से कौन जीतेगा ये रेस? भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसका होगा राज? दोस्तों, हाल के दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर थे। लेकिन उसके एक दिन पहले ही फ्रांस ने कुछ ऐसा किया जिससे भारत और फ्रांस के रिश्तों में कुछ उलझनें महसूस की गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री दौरे के दौरान ये खटास देखने को तो नहीं मिली, पर फ्रांस की मनाही से भारतीय नेवी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, रूस, जर्मनी और साउथ कोरिया भी भारत के नेवी प्रोजेक्ट से पीछे हट चुके हैं। ये भारत के लिए अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन करने के समय में एक बड़ा झटका है। तो क्या ये कहा जाए कि भारत को अपना दोस्त कहने वाले ये देश सिर्फ नाम मात्र के लिए भारत के साथ हैं, या इसके पीछे एक बड़ा कारण है? इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात होने की होड़ चला रहे एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका और फ्रांस आमने सामने है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों खबरों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, 4 मई को पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन 3 मई को हथियार बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने भारतीय कंपनी के साथ मिलकर P-75I प्रोजेक्ट के तहत भारत में सबमरीन बनाने के लिए लगने वाली बोली में शामिल होने से इनकार कर दिया। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत के लिए P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अहमियत रखता है, जिसके तहत भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए इंडियन कंपनी के पार्टनरशिप में इंडिया में 6 कन्वेंशनल सबमरीन को डेवलप करना चाहती है। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बल्कि इसी साल फरवरी महीने में रूस ने भी इंडिया में इंडियन कंपनी के साथ मिलकर सबमरीन का निर्माण करने से इनकार कर दिया था। रूस की कंपनी ने भी फ्रांसीसी कंपनी की तरह ही सफाई देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट 75I की जो शर्तें हैं वो हमारे लिए सही नहीं, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। दोस्तों, सिर्फ रूस और फ्रांस ही नहीं, खुद को भारत का दोस्त बताने वाले 2 और टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े देश जर्मनी और साउथ कोरिया कह चुके हैं कि वो प्रोजेक्ट 75 की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से भारत में सबमरीन के डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं है। इन देशों की एक और बड़ी समस्या है कि भारत सरकार ने P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए जो बजट रखा है वो कम है, और इन कंपनियों ने भारत से बजट बढ़ाने की भी मांग की थी। इन कंपनियों का कहना है कि भारत सरकार को 6 सबमरीन के निर्माण के लिए करीब 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तभी वो इसमें शामिल होंगी, और इसके बाद ही विदेशी कंपनियों ने इंडियन कंपनी के साथ सबमरीन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और सीक्रेट शेयर करने पर राजी होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि P-75 प्रोजेक्ट भारत में सबमरीन के डेवलपमेंट का दूसरा प्रोजेक्ट है, और यह प्रोजेक्ट साल 1999 से ही पेश किया गया था। लेकिन साल 2022 में अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 सबमरीन का निर्माण होना था। वैसे प्रोजेक्ट के फेज 1 के अंडर इंडियन नेवी ग्रुप ने भारत में एमडीएल कंपनी के साथ पार्टनरशिप में P-75 प्रोजेक्ट के अंडर 6 स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन का निर्माण अभी ही पूरा किया है। P-75 प्रोजेक्ट पर 2005 में साइन किए गए थे। 6 में से 4 सबमरीन को पहले ही नेवी में शामिल किया जा चुका है। इस क्लास में 6ठी सबमरीन को पिछले महीने लॉन्च किया गया था, और अगले साल के अंत तक इसके ऑपरेट होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने इसके लिए 43,000 करोड़ का बजट रखा है, और सरकार की कोशिश है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों को मिले, जिसके बाद हम खुद आगे सबमरीन का निर्माण कर सकें। लेकिन फ्रांस हो या रूस, जर्मनी हो या साउथ कोरिया, ये सभी भारत को टेक्नोलॉजी देना ही नहीं चाहते। इस समय भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 43,000 करोड़ का फंड रखा है, पर कुछ कंपनियों का कहना है कि बजट कम है, तो फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि उसके पास जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है, फ्रांस ने अभी उसकी जांच नहीं की है। खैर, यह बात किसी के भी गले से उतर नहीं रही है। यहाँ 100 बात की एक बात यह है कि ये सभी कंपनियां चाहती हैं कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके लिए उसे पैसे खर्च करने होंगे, यानी कि इस प्रोजेक्ट के बजट को बढ़ाना होगा। अब चाहे फिर फ्रांस हो या रूस, सभी अपने प्रॉफिट के बाद ही दूसरे के बारे में सोचते हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, एक तरफ जहां भारत के P-75 प्रोजेक्ट से विदेशी कंपनियां बोली में शामिल होने से इनकार कर रही हैं, वहीं आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसका एयरक्राफ्ट सवार होगा, इसकी होड़ अमेरिका और फ्रांस के FA-18 और राफेल मरीन के बीच देखने को मिल रही है।
भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए एयरक्राफ्ट का ट्रायल चल रहा है। वैसे तो इस वॉरशिप में करीब 36 से 40 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं, जिसमें मिग-29 भी शामिल है। लेकिन इस समय चर्चा का विषय बने हैं दो महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट का राफेल मरीन यानी कि राफेल एम और अमेरिकी कंपनी बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। लेकिन भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए कौन सा बेस्ट है, चलिए दोनों के बीच कंपैरिजन करके समझते हैं। नंबर 1, स्पीड और रेंज। डसॉल्ट राफेल मरीन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार मैक 2 है, यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि FA-18 की रफ्तार भी मैक 1.8 है, यानी 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा है, वहीं FA-18 की रेंज 3300 किलोमीटर है। नंबर 2, कौन है ऊंचाइयों का पक्षी। राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग यानी आसमान में कितनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ सकता है, यहां राफेल एम 55,000 फीट की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, वहीं FA-18 50,000 फीट पर उड़ सकता है। ऊंचाई पर जाने की दर के मामले में राफेल विजेता है। सुपर हॉर्नेट जहां 228 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता है, वहीं पर राफेल 304.8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आसमान की ओर जाता है। नंबर 3, क्रू की संख्या, एयरक्राफ्ट की लंबाई, विंग स्पैन और भार। शुरू करें राफेल एम से, तो इसमें एक पायलट की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट है, जबकि विंग स्पैन 35.4 फीट है। इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। वहीं दूसरी ओर FA-18 में एक या दो पायलट बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 60 फीट है, जबकि विंग स्पैन 44 फीट का है। इसका वजन 14,552 किलोग्राम है, यानी यहां हॉर्नेट ज्यादा भारी है। दोस्तों, ये तो हुई खूबियों के दम पर तुलना, लेकिन इसके अलावा एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। विश्व में तुलना करने के लिए कई रेटिंग्स होती हैं, जिसमें मुख्य BVR है। डसॉल्ट राफेल एम को BVR रेटिंग ने 100 में से 90% रेटिंग दी है, जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट को 83%। हथियारों के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 रेटिंग, तो हॉर्नेट को 10 में से 7.9 रेटिंग। टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5 और FA-18 को 10 में से 8.9 रेटिंग मिलती है। अगर एवियोनिक्स की बात करें तो राफेल को 10 में से 8.4 रेटिंग, वहीं FA-18 को 10 में से 9, यानी कि यहां भी FA-18 आगे निकल रहा है। मैन्योरेबिलिटी के मामले में राफेल ज्यादा बेहतर है, उसे 10 में से 9.3 रेटिंग मिलती है। बहरहाल FA-18 सुपर हॉर्नेट को 10 में से 7.8 रेटिंग दी गई है। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि तकनीक हॉर्नेट की अच्छी है, लेकिन हथियारों के मामले में राफेल आगे है। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जरूरी ये भी है कि किस पर कैसे हथियार लग सकते हैं। राफेल एम पर MBDA मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लग सकती है, वहीं FA-18 में AIM-120 AMRAAM मिसाइल लगा सकते हैं। रडार में दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन राफेल एम में 30 मिलीमीटर कैलिबर की जायंट 30M719B टॉप लगी हुई है, वहीं FA-18 में 20 मिलीमीटर कैलिबर की M61A1 वल्कैन टॉप लगी है। अब इंडियन नेवी ने अपनी जरूरतों को सामने रखा है, जिसके मुताबिक शुरुआत में नेवी को 26 एयरक्राफ्ट चाहिए थे, जिसमें 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर्स हों। वहीं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए 2007 में RFI जारी कर दी गई थी। इसके बाद से राफेल एम में कई बदलाव देखने को मिले, जैसे रेनफोर्ड अंडर कैरिज, बड़ा अरेस्टर हुक, नोज व्हील, इंटीग्रेटेड जनरेशन जैसे बदलाव। तो दोस्तों, आपके मुताबिक INS विक्रांत पर सवार होने के लिए दोनों में से कौन सा एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए बेस्ट रहेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट और INS विक्रांत पर सवार होने वाले एयरक्राफ्ट के बीच चल रहे कंपटीशन की, जहां एक तरफ भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए बजट बढ़ाने की मांग की जा रही है, वहीं अपना एयरक्राफ्ट बेचने के लिए कांटे की टक्कर चल रही है। क्या आपको भी भारत दोनों में फंसता दिखाई दे रहा है? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।